नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चौहान वंश के अंदर पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान और जालोर के कन्नड़देव चौहान, और पढ़ेंगे पूरा का पूरा आरबीएससी के अनुसार। लेकिन जो आरबीएससी के अलावा भी चीजें आप लोगों को जाननी है उसको भी साथ साथ में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और तीनों ही जो चीज पढ़ने वाले हैं उससे भाई साहब भर भर के प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड सारी जानकारी बाकी सब जो है डिटेल आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। और अपन चल रहे हैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और आप लोगों को पता ही है कि अब आरबीएससी किताबों की महत्ता क्या जबरदस्त तरीके से निकल के आई है सामने, क्योंकि सारे के सारे पूरा पूरा पेपर, पूरा का पूरे प्रश्न जो है आरबीएससी के अंदर से हूबहू लाइन टू लाइन उठे जा रही है। अच्छा, मैं और मेरे जैसे कई सारे विद्वान शिक्षक तो ऐसे ही कहते हैं, मान लीजिए कि हूबहू छपेगा, हूबहू छपेगा, ताकि थोड़ी सी जो है व्यूअरशिप बढ़ जाए अपनी। लेकिन एक्चुअल जो हूबहू छप रहा है वो आरबीएससी की पुस्तकों में से छप रहा है। तो इसीलिए अब अपन आरबीएससी की पुस्तकें पूरी पूरी कवर कर रहे हैं, तो हूबहू छपेगा अपनी क्लास में से, अपनी आरबीएससी वस्तुनिष्ठ पुस्तक में से, उसमें से तो छपा भी है। तो इसलिए निश्चिंत रहो। लेकिन भाई साहब दम लगा के पढ़ना, जी जान से पढ़ना। अभी नहीं पढ़े तो पूरे जीवन अपने संघर्षों से लड़ना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। चलो भाई शुरू करते हैं। अब देखो टाबरों, काले अपा शुरू कर दियो। अजमेर का चौहान, साकंबरी का चौहान, थाने चौहाना की सारी वंशावली में बता दी, पूरा वंश वृक्ष बता दियो कि भाई बूंदी में कुण स्थापित करियो, देवा करियो है, देवा आडा करियो, नाडोल में लक्ष्मण करियो, जालोर में कीर्तिपाल करिया, यहाँ पूरा ही बता दियो, रणथंभौर में गोविंद राज करियो, यहाँ पूरा ही बतायो। तो यहाँ पे आज जो आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखना है, आपने पृथ्वीराज पढ़ रहे हैं उससे पहले ध्यान रखना सोमेश्वर शासक हुए। सोमेश्वर जो है इनके पृथ्वीराज के पिता थे, और सोमेश्वर की एक उपाधि जरूर पूछी जाती है जो है प्रताप लंकेश्वर। क्या ध्यान रखोगे? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की? तो ये सोमेश्वर धारण की। अच्छा, सोमेश्वर का जो संघर्ष है ये गुजरात के चालुक्य शासकों से चलता रहा। अब गुजरात के चालुक्यों से देखो पुराना संघर्ष चल रहा है, ये चीज अपन ने पढ़ी है, तो ये ध्यान रखना है। अब इनके जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, इनकी पत्नी थी कर्पूरी देवी। कौन? कर्पूरी देवी। और ये कर्पूरी देवी जो है दिल्ली की अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, और इनके जो है पुत्र सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के पुत्र हुए, वो हुए पृथ्वीराज चौहान। कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान। अब देखो पृथ्वीराज चौहान तो इनसे पहले भी हुए, लेकिन ये कहलाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जो अपन तराइन का युद्ध पढ़ते हैं, और पृथ्वीराज चौहान यदि जैसे टाबरान पूछ लो, छोटा जी को भी टाबर है, तो वे पृथ्वीराज चौहान के तो आने दिमाग में यही आई, वे पृथ्वीराज प्रथम द्वितीय इनको नहीं जानते, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने को पढ़ना है। अब जब पृथ्वीराज चौहान शासक बनते तो इनकी उम्र जो है शासक बनते समय 11 वर्ष की थी। जब शासक बने तब जो है ये कितने 11 वर्ष के ही थे। तो क्या हुआ कि कर्पूरी देवी जो है ये इनकी संरक्षक बन गई। ये इनकी क्या बन गई? संरक्षक, ठीक है, संरक्षक बन गई। और एक इनके जो है मुख्यमंत्री हुआ पृथ्वीराज चौहान का, जिनका नाम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम वैसे कदमदास था, लेकिन इनको कैमास के रूप में जाना गया। तो कैमास भी एक तरीके से संरक्षक ही हुए, और इन्होंने जो है स्टार्ट में, प्रारंभ में पूरी देखरेख की पृथ्वीराज चौहान की, और पृथ्वीराज चौहान को जो है सब कुछ शिक्षा वगैरह जो है ये युद्ध कौशल वगैरह सिखाने में और सुरक्षा के अंदर ये इनके साथ में रहे। अब पृथ्वीराज चौहान शासक बनते तो पृथ्वीराज चौहान के सामने समस्याएं भी बहुत सारी होती है। अच्छा, एक चीज यहां पहले ही बता दूं कि सोमेश्वर के एक भाई थे जिनका नाम था हरिराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के एक भाई थे, ठीक है। सोमेश्वर के पुत्र थे और पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। तो एक तो देखो पृथ्वीराज चौहान और एक हरिराज। तो हरिराज पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, जो बाद में जो है इनका रोल आएगा, इसलिए पहले ही बता देता हूं, ठीक है। सोमेश्वर के दूसरे पुत्र थे हरिराज, एक पुत्र थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पृथ्वीराज चौहान जब शासक बने तो इनके सामने बहुत सारी समस्याएं। एक तो इनके चाचा थे अपरांगे, पृथ्वीराज चौहान के चाचा, पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे जिनका नाम था अपरांगे। और अपरांगे का भाई साहब एक पुत्र था, अपरांगे का एक पुत्र था नागार्जुन। इससे पृथ्वीराज बहुत परेशान, इससे पृथ्वीराज अपरांगे के पुत्र नागार्जुन से ये परेशान थे। तो इस नागार्जुन के जो है विद्रोह को, इसने एक तरीके से विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह को गुड़गांव के युद्ध में हराया, दबाया, मतलब गुड़गांव का युद्ध। ये मान सकते हो कि पृथ्वीराज चौहान का ये सबसे पहला संघर्ष था जो
ये हुआ है 1178 के अंदर। कब हुआ है? 1178 ईस्वी के अंदर ये हुआ है। ये आप मान सकते हो, ये सबसे पहला संघर्ष के सबसे पहले। इसके बाद में फिर भंडारकों के दमन को दबाया है। इसके बाद में भंडारकों का दमन किया है, भंडारकों का दमन किया, फिर महुआ का युद्ध लड़ा है, जिसे तुमुल का युद्ध कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें जहां से प्रश्न बनते हैं। अपन बढ़ते हैं नोट मेकिंग पैटर्न की तरफ। एक बार इन बेसिक डिटेल की आप जानकारी ले लीजिए, ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है आप लोग देखो, अब आरबीएससी के अकॉर्डिंग चला, साथ साथ में मैं थाने एक्स्ट्रा जानकारी बताता रहूं, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी जो कहते हैं नोट भी कर सको, ठीक है, क्या जो जहां पे भी आप नोट कर रहे हो, ये चीजें लिख रहे हो, वहां पे नोट भी कर सकते हो, क्योंकि निश्चित रूप से आप लोगों को, जैसे आरबीएससी के अंदर से आप खुद भी नोट्स बनाने बैठो और यहां से नोट्स बने हुए आप मैच करके देख लेना, सीधा डबल हो जाएगा कंटेंट, ठीक है। ठीक था ब्रो, तो देखो परिचय के अंदर दे रखा है आरबीएससी के अंदर कि शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए हैं? पृथ्वीराज चौहान हुए। टाइम पीरियड इनका 1177 से 1192 तक रहता है और 11 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं। यहीं पे एक लाइन नोट करनी है आप लोगों को कि इनके संरक्षक का जो रोल है, वो रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? भूमिका। संरक्षक की भूमिका कर्पूरी देवी जो इनकी माता थी उन्होंने और कैमास ने निभाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो इनके अंदर यहाँ पे पिता और ये नहीं दे रखा जैसे आरबीसी में, तो आपको लिख लेना है कि पिता सोमेश्वर, क्या लिख लेना है? पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी, ठीक है। और संरक्षक में कैमास लिख लो एक बार, क्योंकि माता तो है ही, वो तो आप लोगों को पता ही है। संरक्षक में कैमास लिख लो। कैमास एक तरीके से मुख्यमंत्री भी थे इनके, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी रखें आप। और एक क्या लिख लेंगे? 1178 के अंदर लिखो सब जने फटाफट, पेन और कॉपी हमेशा, मैं पढ़ाऊं तो पास में होनी चाहिए, तो सभी नोट करेंगे। लिखिए कि 1178 के अंदर अपने चाचा अपरांगे के भाई, अपरांगे के पुत्र, यानी कि इनका चचेरा भाई पृथ्वीराज चौहान का, अपने चाचा अपरांगे के पुत्र नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया गुड़गांव के युद्ध में। ये लाइन आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे? फिर से बोल रहा हूं कि 1178 के अंदर, अरे लिख देखे गए, हमें सामने नहीं देखना है, हाँ ऑनलाइन भले पढ़ा रहा हूं लेकिन ऑफलाइन के जैसे ही लिखो। 1178 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपने चाचा अपरांगे के पुत्र नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया, ठीक है, गुड़गांव के युद्ध में। बस एक लाइन थान लिखनी जरूरी है। आयो ऑफलाइन जड़ो मजा आयो, तो भाई ये लाइनें लिखनी पड़ेगी ना, नहीं तुम लिखो नहीं, ठीक है। अब देखो 1182 के अंदर क्या होता है? सतलज प्रदेश के भंडारकों का दमन किया। भंडारक एक तरीके की मतलब ऐसी जाति थी जो उपद्रवी थी, लूटपाट वगैरह ये करना इनका जो है काम रहा है, तो इनसे बहुत ज्यादा परेशान, तो यहाँ की जनता भी परेशान, तो उनका दमन किया है इन्होंने 1182 के अंदर। 1182 में कौन सा युद्ध होता है? 1182 में ही होता है आपके तुमुल का युद्ध, या इसको महोबा का युद्ध कहते हैं। अब सुनो कि एक बार पृथ्वीराज चौहान की सेना दिल्ली गई हुई थी और दिल्ली से किसी युद्ध से सैनिक वापस आ रहे थे, ठीक है, दिल्ली से के युद्ध से सैनिक वापस आ रहे थे। तो उस समय जो है चंदेल शासक परमर्दी देव ने इनके सैनिकों को मरवा दिया था, घायल सैनिकों को मरवा दिया था। तो इसलिए इस चीज का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने सेना भेजी। नारायण नामक स्थान पे जो है सेना रुकती है, तब परमर्दी देव को पता चल जाता है भाई पृथ्वीराज चौहान ने हमला कर दिया। तो परमर्दी देव के दो बहुत ही जबरदस्त जुड़वा सेनापति यानी कि दो सेनापति किसी के तगड़े हैं तो जुड़वा, जैसे कि मालदेव के समय जैता कुंभा थे, ठीक है, इनके समय थे आलाउदल, जिनकी वीरता के उपलक्ष्य में बुंदेलखंड के अंदर आज भी गीत गाए जाते हैं, आलाउदल, ठीक है। तो आलाउदल को इन्होंने युद्ध करने के लिए भेजा और आलाउदल भाई साहब बहुत जबरदस्त वीरता के साथ में ये युद्ध लड़ते हैं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने हार जाते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी वीरता के गीत आज भी गाए जाते हैं, आला और उदल, ये ध्यान रखना, आला उदल जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं युद्ध करते करते, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, आला उदल के लिए ही इतिहास में एक पंक्ति भी कही जाती है कि 12 बरस कुकर जिए 13 बरस हसियार और बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार, के क्षत्रिय जो है वो युद्ध करने के लिए ही पैदा हुए
और युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं तो ज्यादा जो है 18-20 साल की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये पंक्ति कही कि 12 बरस कुकर जी है, कुत्ते की आयु 12 वर्ष होती है, 13 बरस सियार जी है, सियार की आयु 13 वर्ष होती है, बरस 18 क्षत्रिय जी है, बाकी जीवन धिक्कार। तो ये आला उदल की वीरता से संबंधित ये पंक्ति कही गई है, लिख भी सको थे। ठीक है, खाली सुनने में मदद नहीं करना है, मन में वाह 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 एवं नहीं करना, लिखना है। तो ये देखो महोबा का युद्ध। अब देखो इतिहास में आप लोगों को इस क्षेत्र को तुमुल का युद्ध भी लिखा मिलेगा, ये एक ही बात है, ध्यान रखना। दोनों तरीके से प्रश्न बनता है, तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध। 1182 में चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया और इसी युद्ध में प्रसिद्ध आला उदल वीर गति को प्राप्त हुए, जो परमर्दी देव के सेनापति थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कन्नौज विजय, गहड़वान शासक जयचंद को भी पराजित किया। अब जयचंद जो है इनके यूं देखो मास्यात भाई है, मौसेरे भाई है जयचंद। ठीक है, क्योंकि दोनों इनकी माँ और जयचंद की माँ बहन है और दिल्ली की मतलब दिल्ली की जो है तंवर शासक की पुत्रियां थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे भी वंश वृक्ष आया है, ये भी देख लेना। ठीक है, ये भी देख लेना। तो ये पृथ्वीराज छोटा भाई हरिराज यहाँ बता रखा है, पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जयचंद को हराया इन्होंने। और फिर इसके बाद में भैया बात आती है मेन मुख्य जो है तराइन के युद्ध की। अच्छा, तराइन का जो युद्ध है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तराइन का जो मैदान है ये हरियाणा में पड़ता है। अब यहाँ पे गजनी के अंदर जो शासक होता है मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पे अपने भारत के अंदर आक्रमण करता है। 1191 के अंदर तराइन के मैदान में आकर आ डटता है और पृथ्वीराज चौहान की सेना जो है ये इनसे मुकाबला करती है। और पृथ्वीराज की चौहान की सेना के अंदर भी भाई साहब भुवनमल, गोविंदराज जैसे जो है बहुत सारे सूरवीर थे, जो भाई खार खा के बैठते थे किसी भी युद्ध में जाने से पहले कि भाई या तो क्या खतरनाक तरीके मारा या मुझे वीर गति प्राप्त हुआ, एड़ा एड़ा सेनापति और सैनिक। तो जैसे ही युद्ध तराइन के मैदान में ये आता है, और गौरी को ये अंदाजा नहीं था कि राजपूत इस तरीके से लड़ेंगे कि इतने खतरनाक तरीके से अपने को मारेंगे। तो इनकी जब युद्ध होता है तो पहले ही प्रहार के अंदर मोहम्मद गोरी की सेना के पैर उखड़ जाते हैं। तराइन का युद्ध ध्यान रखना 1191 के अंदर है। तराइन का पहला युद्ध 1191, एक साल बाद में तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 के अंदर। और गौरी की सेना जो है पीछे हटने लगती, गौरी भाग जाता है वहां से, मोहम्मद गोरी वहां से भाग जाता है, फिर वापस जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी जाकर रेस्ट कौन कराया, मोहम्मद गोरी जाकर शक्ति जुटाने लगता है वापस, क्या वापस हमला करूंगा मैं। और अपने यहाँ पे ये प्रवृत्ति रही है अपने यहाँ पे कि अपने जैसे ही जीत जाते तो अपन हर्षोल्लास में डूब जाते हैं, बोतला खुला और पार्टियां स्टार्ट कर दिया करें। तो वही चीज हुई कि अपने यहाँ पृथ्वीराज चौहान की सेना भी जो है हर्षोल्लास में आमोद प्रमोद में डूब गई और हो गया कि भाई हमने तो मोहम्मद गोरी को हरा दिया, अब तो हमें कोई खतरा नहीं है। इधर पीछे मोहम्मद गोरी फिर जो है शक्ति जुटा रहा था अपनी। ठीक एक साल बाद फिर मोहम्मद गोरी आ जाता है तराइन के मैदान के अंदर। अब तराइन के मैदान के अंदर आता है पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना के, कोई बात नहीं, एक बार हराया है वापस हार के जाएगा, चलते हैं सब। और तराइन के मैदान में 1192 का समय है, तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आ डटती है। और तराइन के मैदान में आने के बाद में मोहम्मद गोरी एक चाल चलता है। मोहम्मद गोरी कहता है कि मैं तो युद्ध करने आया ही नहीं हूं, मैं तो आया हूं अपने, मेरे भाई ने भेजा है मुझे इसलिए मैं आया हूं, मैं तो मेरे भाई का सेनापति हूं, मैं तो इसीलिए आया हूं, मैं युद्ध करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे आके रुक गया हूँ, अपन युद्ध नहीं करेंगे, मैं पहले मेरे भाई को जो है संदेश भेज के बता देता हूँ मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, आपको तो युद्ध करने पाछा जाओ। मैं तो अपने भोड़े रहे थोड़े, अपने विश्वास कर दिया क्या कोई कौन परमिशन ले रही हो यार, बड़ो मान रखा यार, बड़े भाई की परमिशन ले की कौन, तो उसको जो है इंतजार किया गया हाँ ये। लेकिन मोहम्मद गोरी जो है चाल चल रहा था, वो चाहता था कि ये फिर से रिलैक्स मोड में आ जाए, क्योंकि ये भाई अटैकिंग मोड में आएंगे तो अपन सामना नहीं कर पाएंगे, रिलैक्स मोड में आ जाए तब हम हमला करेंगे। उसने सही मौके का इंतजार किया और ये अपने जो है फिर वापस वही एकदम रिलैक्स मोड में थे। लेकिन सुबह के समय जब सब अपनी दैनिक क्रियाओं में निवृत्त होने के लिए लगे हुए थे, तब इनकी सेना जो है हमला करती है और इतना भीषण वार करती है कि फिर से संभलने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ये जो है जबरदस्त युद्ध, वापस देखो जवाब तो देते हैं लेकिन फिर भी इतना नहीं मिल पाता है और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से बंदी बना दिया जाता है। अब यहाँ पे इतिहासकारों के अलग अलग मत आते हैं, कोई कहता है पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गए, कोई कहता है पृथ्वीराज चौहान जो है वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए, कोई कहता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने मिलकर शासन किया। तो बहुत सारे जो है, कोई कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध भूमि में मार दिया, कोई कहता है पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के ले गया गजनी और वहां पे जो है आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया और
चंद्रबरदाई जो है वो साथ में जाता है और फिर वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को जो है शब्द भेदी बाण छोड़ने की विद्या प्राप्त थी। तो फिर वो जो है, क्या नाम है रे, अबर में लेखक रो नाम बताया उन्होंने, क्या हो, हाँ चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जो है वो कहता है 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण था ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और फिर जो है वो अंदाज लगा के तीर चलाता है और जो है वहां से उसको मोहम्मद घोरी को मार देता है। इस तरीके की बहुत सारी कहानियां और कथाएं चलती है। इतिहासकारों में मतभेद है, ठीक है, इतिहासकारों में इसमें बहुत जबरदस्त मतभेद है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। तराइन का युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, 1192 के अंदर, ठीक है। कटे में 1992 तुम नहीं बोलियो ना, मैं क्यों, मेरे मुंडे वो निकल जाया करे, क्योंकि ये तो है एक स्वाभाविक निकल जाता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है जिसके फलस्वरूप जो है भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ जाती है यहाँ पे। तो ये दो चीज ध्यान रखनी है आपको। मैंने युद्ध की पूरी स्टोरी बता दी आपको। यहाँ पे आरबीएससी के नोट्स में से 2 ही लाइन बनती है इसमें, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, ये पहला जो युद्ध होता है ना पृथ्वीराज चौहान का, ये पहला युद्ध, इसमें भी एक स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान के एक सेनापति भुवनमल होता है और एक होता है अपने गोविंदराज। तो इन दोनों के आपस में बनती नहीं है। एक के क्या है कि मूंछ नहीं है, तो एक जना जो बड़े दरबार में बैठ के खुद की मूंछों पे ताव देता, तो अगले को लगता है कि मेरे जो है ऊपर व्यंग्य कस रहा, मजाक उड़ा रहा है, फिर आपस में झगड़ते रहते हैं। तो कहा था कि मैं जब मोहम्मद गोरी से लड़ने जा रहा हूँ, यदि मेरे सामने ये आया तो पहले इसको मारूंगा, मोहम्मद गोरी को नहीं मारूंगा। और इसमें जो है 2 दांत टूट गए थे गोविंदराज के जब मोहम्मद गोरी से ये जब लड़ाई कर रहे थे तब, लेकिन उनको खदेड़ दिया था। दूसरे युद्ध में कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी इच्छन देवी नाम से थी, जो यमन तीर से घायल हुई थी, वो भी लड़ते हुए उन्होंने भी बहुत साहस का परिचय दिया था। तीसरी एक इनके घोड़ी नाट्यरंबा की भी कहानी पढ़ने में आती है, तो वो भी सुन लो, आप सुना ही है। तो ये भी कहते हैं कुछ इतिहासकार कि पृथ्वीराज चौहान की द्वितीय वाले ये तराइन का जो युद्ध था, इसके अंदर घोड़ा चेंज हो गया था। इनका जो युद्ध वाला घोड़ा था वो आया ही नहीं, और नाट्यरंबा यानी कि नाचने वाली, के शादी ब्याह में नाचने वाली जो है घोड़ी बा आएगी, तो वो जैसे ही तलवारें और भाले और वो आपस में टकराते, उसको लगता है कि म्यूजिक बज रहा है और वो डिस्को डांस करने लगती। ऐसा मतलब इतिहासकार कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। मतलब ये क्या है, बहुत सारी कल्पनाओं पे आधारित चीजें बहुत है इसके अंदर। तो इसकी जो है पुष्टि नहीं हो सकती क्या हाँ ये बात एकदम 100% सही है, वो वाली चीज नहीं हो सकती, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखो सांस्कृतिक योगदान थोड़ा सा देखें तो पृथ्वीराज चौहान जो है विद्यानुरागी और विद्वानों के संरक्षक रहे हैं। प्रमुख दरबारी देखोगे तो यहाँ पे इनके दरबार में जयानक थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, चंद्रबरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। इसके अलावा विश्व रूप वगैरह, विश्व भट्ट वगैरह बहुत सारे और भी थे, ठीक है, पृथ्वी भट्ट वगैरह बहुत सारे और भी थे। अब एक कथा ये चलती है संयोगिता स्वयंवर कथा। अब संयोगिता स्वयंवर कथा क्या है, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। जयचंद बता दिया मैंने, पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई। तो पृष्ठभूमि क्या है कि कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर रखा, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया, ठीक है। अब देखो आपस में रिश्तों निकल रही है तो आमंत्रित नहीं भी करियो, स्वयंवर में क्या काम है। अब एक कह के वो सुभाष जी सर पर एक स्टोरी बहुत वायरल हुई, ध्यान है कि कभी भी टाबरा ने नाने रहनी मिल लो, नाने रह टावर बिगड़ जाया करे, तो पृथ्वीराज और संयोगिता के बटे जो है प्रेम प्रसंग चाल को, और बिंगे बाद में जो है बात आगे बढ़ गई तो था बढ़ियो तो है जयचंद जो है स्वयंवर रख दियो। अब पृथ्वीराज ने कौन बुलावा, और पृथ्वीराज को जो है अपमानित करने के लिए दरबान के रूप में वहां पे जो है उसकी मूर्ति लगवाई दरबान के रूप में। तो संयोगिता प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई थी, जो कि दरबान को जो मूर्ति लगाई थी वहां पे उसी के गले में जाके माला डाल दी। तो ऐसी ऐसी स्टोरी चली है यहाँ पे, ठीक है, द्वारपाल के रूप में। तो देखे अपमान के अंदर क्या है, पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने स्वयंवर के द्वार पर उनकी एक मूर्ति द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी, और संयोगिता ने अन्य राजाओं को छोड़कर पृथ्वीराज की उसी मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। जब पृथ्वीराज वहां पहुंचे और संयोगिता को लेकर अजमेर चले गए, इस घटना ने जयचंद और पृथ्वीराज के बीच कट्टर शत्रुता पैदा कर दी। ये भी एक मतलब स्टोरी एक चलती है। हालांकि इसकी जो है ऐतिहासिक प्रमाणिकता के पक्ष में भी कुछ लोग हैं और विपक्ष में भी कुछ लोग हैं, और इनसे भी प्रश्न आप लोगों के बढ़ेंगे। कैसे बताता हूं, पहले स्क्रीनशॉट लो एक बार। देखो टाबर जी, कथा को काल्पनिक मानने वाले तर्क, ठीक है, यानी कि इस कथा के विपक्ष में इतिहासकार कौन कौन है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी। भाई साहब यहां से पढ़ाए गए एक एक शब्द ध्यान रखना, एक एक लाइन, एक एक शब्द आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये पृथ्वीराज चौहान और ये सारी इसमें आरबीसी नहीं भी दे रखी ना, वो भी डिटेल जानकारी मैंने
तीन चार चार बार इसी चैनल पर पढ़ा रखा है। आपके और भी इच्छा हो ना तो सीधा सर्च करना पृथ्वीराज चौहान जीजीडी, जितनी मैंने 3-4 क्लास ली है सब यूट्यूब बता देगा कि भाई साहब ये क्लास है। ठीक है, जैसे अभी हमीर देव पढ़ाऊंगा तो हमीर देव से रिलेटेड भी सर्च करके देख लेना, तो उसमें और भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ठीक है, कुछ जानकारी इस क्लास में एक्स्ट्रा मिलेगी, कुछ उसमें भी मिलेगी। तो यहाँ पे अपन आरबीएससी का एक भी शब्द नहीं छोड़ रहे, लेकिन मैं पूर्णता का भी ध्यान रख रहा हूं कि ये चीजें आए। लेकिन यहाँ पे इस क्लास की, अब इस बैच की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि पैटर्न पूरा यही चल रहा है एग्जाम में। इन्हीं से एक एक शब्द, एक एक लाइन आप लोगों को कथन कारण, कौन से कथन सही है कौन से नहीं है, इस तरीके से मिलने वाले। इसलिए इस बैच को हल्के में नहीं लेना है। 3 महीने तक चलेगा बैच, और 3 महीने में भाई साहब अपन ऐसा आप लोगों के इलाज कर देंगे कि आप लोग चाहकर भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। हालांकि चाहे कौन है कि गलत करता, लेकिन मतलब थे गलती करने भी चाहो तो गलती वहला नहीं, क्योंकि एक एक चीज में था बता दो पढ़ा दो। ठीक है, ये थे इनके विपक्ष में कौन, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रोमिला थापर और आरएस त्रिपाठी। ये क्या करते हैं, इसे एकमात्र कपोल कल्पना मानते हैं। कपोल कल्पना यानी मन गढ़ंत है, क्या लोग मन में आई जो कहानी बना दी, आ चीज है क्या है। समकालीन ग्रंथ इसके जैसे कि प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और प्रबंध चिंतामणि में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये इसका मतलब विपक्ष के अंदर ये चीज विपक्ष के तर्क में ये चीज मानते हैं कि इनके समकालीन कुछ ग्रंथ है जैसे कि प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि, इनके अंदर कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है। समकालीन फारसी तवारीखों, जो इतिहास की किताबें होती हैं, उनमें भी इस घटना का कोई वर्णन नहीं है। तो इसलिए ये मानते हैं कुछ इतिहासकार कि ये कपोल कल्पित कहानी है, मनगढ़ंत है। अब देखो कथा को सत्य साबित करने वाले कौन है, कि पक्ष में कौन कौन है। अबुल फजल है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, सीवी वैद्य है और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो ऐसे जबरदस्त नाम मिलेंगे जो कि हाँ यार ये तो खतरनाक इतिहासकार थे। यहाँ देखोगे तब भी लगेगा कि ये भी जोरदार इतिहासकार थे। इसीलिए इसमें जो है अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कौन से किस इतिहासकार ने किस मत का समर्थन किया है वो ध्यान में रखना है। अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में इस घटना का वर्णन कर दिया है ले भाई साहब। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार केवल पुराने ग्रंथों में वर्णन न होने से किसी घटना को काल्पनिक मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि उन ग्रंथों में अन्य गलतियां भी है। ये कहते हैं कि अन्य गलतियां भी है उसके अंदर, तो उसमें वर्णन नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो भाई काल्पनिक है। ठीक है, प्रेम जीवन का एक वास्तविक अंग है, इसलिए ऐसी घटना का घटना स्वाभाविक भी है। ये क्या स्वाभाविक है, ऐसी घटनाएं होती है। प्रेम एक अभिन्न अंग है जीवन का। बताइए, ये सारे पक्ष में कही बातें, ये सारी विपक्ष में कही हुई बातें। तो भाई साहब पर तो ध्यान रखना, पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एग्जाम री दृष्टि ध्यान रख लियो बस। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो, बचा आगे बेटा। राम निवाजी सर एक पोस्ट भेजी है, सुप्रीम कोर्ट, देखो भाई ये भी आप लोगों के काम की है, सुन लो। एक पोस्ट भेजी है सर ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजस्थानी भाषा प्रेमियों में खुशी की लहर। अब राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप ये क्लास देख रहे हो ना, आप दोपहर को 12 बजे देख रहे हो, मैं इससे जस्ट एक दिन पहले शाम को रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है ना, 19:20 लिखा हुआ है, यानी कि 7:30 बजे के करीब रिकॉर्ड करा है ना। तो सुनो, ये न्यूज काम की है, हो सकता है तो साइड में नोट कर लेना कि अब राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी राजस्थानी भाषा। पदम मेहता और कल्याण सिंह शेखावत की मेहनत आखिर रंग, वर्षों से राजस्थानी भाषा को मान्यता को लेकर लड़ाई का किया प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, राज्य सरकार को सभी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए और कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। अदालत ने साफ किया है कि संविधान और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने पर जोर देती है। ये तो आपको पता भी है, एनईपी 2020 मैंने पढ़ाया है, और मातृभाषा पे विशेष जोर दिया गया है इसमें। ऐसे राज्य सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक इसको लेकर राज्य सरकार से मांगी अनुपालन रिपोर्ट। राजस्थानी भाषा को लेकर लंबे समय से चल रही मान्यता की मांग को मिली मजबूती। प्रदेश के साहित्यकारों, शिक्षाविदों, छात्र, राजस्थानी भाषा प्रेमियों में उत्सुकता हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो नाम दे रखे हैं उसके अलावा भी आप लोग सभी जानते हो कि एक व्यक्ति का प्रयास जो है बहुत ज्यादा रहा है, और वो है अपने राजवीर सर। राजवीर सिंह जी चलकोई साहब ने जितने प्रयास किए हैं वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे ध्यान है कि कभी राजस्थानी भाषा को मान्यता के लिए यदि कभी कोई पढ़ाया जाएगा या जिक्र होगा तो राजवीर सिंह जी का नाम जरूर आएगा।
और मैंने खुद ने भी उनकी इस मुहिम में समर्थन में 2-4 वीडियो मैंने भी बना रखे हैं। और थान ध्यान नहीं है अपा तो राजस्थानी भाषा के अलावा क्लास ही पूरी कौन हो सके, या अपा तो आवे राजस्थानी भाषा। कई बार टावर कह दिया करे, जो बाहरला टावर है नहीं, मैं कह दिया करे गुरुजी आप बीच बीच में कौन सी भाषा बोलते हो, हमें समझ ही नहीं आता है ऐसे ऐसे। मैं कि भाई समझ आवे या नहीं आवे, ये मातृभाषा है और माँ को भूला नहीं जा सकता है ना, और माँ हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये चीज है भाई। अनो स्क्रीनशॉट तो ले लियो ना, आगे बढ़ा ले, एक ही कामरी न्यूज भी थान बता दी हाथों हाथ। अब आते हैं अपन रणथंभौर के चौहान पे। उससे पहले अजमेर में क्या हुआ। अब अजमेर में हुआ ये कि पृथ्वीराज चौहान को ले गए गजनी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे जो है गोविंद राज को प्रशासक बनाया। किसने, लिख सकते हो कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंद राज को अजमेर का प्रशासक बनाया। राजा नहीं, प्रशासक। राजा तो क्या, मोहम्मद गौरी का शासन तो मेरा ही चलेगा, आपको प्रशासक बनाया जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान के भाई, मैंने बताया ना हरिराज नाम था, हरिराज ने गोविंद राज को वहां से भगा दिया। गोविंद राज को भगा के राज्य अजमेर वाला खुद के हाथों में ले लिया। अब गोविंद राज वहां से जाकर फिर जो है रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की नींव रखते हैं। यह ध्यान रखना, 1194 की बात है। कब की, 1194। तो ये देखो संस्थापक कौन है, गोविंद राज 1194 में पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। और इनके प्रमुख उत्तराधिकारी यानी रणथंभौर के फिर उत्तराधिकारी या शासक कौन बने, तो वाल्हन, प्रहलाद और वीर नारायण, ये तीनों ध्यान रखने आपको। ये प्रारंभिक कुछ शासक रहे हैं, जिसमें देखो वीर नारायण के बारे में ध्यान रखो कि इल्तुतमिश के समकालीन थे। किसके, इल्तुतमिश के समकालीन थे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इल्तुतमिश के समकालीन वीर नारायण थे, जालोर में उदय सिंह थे। और वहां से प्रश्न बनते, कई बार हमारे ध्यान में उदय सिंह सिर्फ मेवाड़ में रह जाते हैं। उदय सिंह सोनग्रा जो थे वो जालोर के इल्तुतमिश के समकालीन थे और कई बार प्रश्न बना है। अब इसमें वीर नारायण की इनके संघर्ष के दौरान जो है मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। वाघभट थे, इन्होंने दिल्ली के तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य की रक्षा की। और जैत्र सिंह, जिन्हें जय सिम्हा के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें किसके नाम से, जय सिम्हा के नाम से भी जाना गया, इन्होंने नसीरुद्दीन की सेना को रणथंभौर जीतने नहीं दिया। इनके समय नासिरुद्दीन महमूद ने, दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया था, लेकिन इन्होंने जीतने नहीं दिया। हालांकि उन्हें टैक्स देने के लिए विवश होना पड़ा था, कर दे दिया, लेकिन जो है जीतने नहीं दिया था। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मुख्य जो पूछते हैं इसमें वो है हम्मीरदेव चौहान। एक बार स्क्रीनशॉट लो, पचे आप हम्मीरदेव चौहान पढ़ा ले स्क्रीनशॉट। देखो डाउट, महाराणा हम्मीरदेव चौहान, ठीक है। 1282 से 1301 तक इनका शासन रहा है। हम्मीरदेव इस वंश के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक रहे हैं। अब देखो सैन्य विजय यानी दिग्विजय की नीति, इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, यानी कि आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य को बड़ा करना, यह दिग्विजय की नीति है। इसलिए इन्होंने एक कोटिजन यज्ञ भी करवाया था। इन्होंने एक कोटिजन यज्ञ भी करवाया था, ध्यान रखना। ये दिग्विजय नीति के तहत ही इन्होंने कोटिजन यज्ञ करवाया था, कोटिजन यज्ञ करवाया था, जिसके पंडित विश्वरूप थे, विश्वरूप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन्होंने आबू, काठियावाड़ गुजरात के अंदर, ठीक है, अपने कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का ननेरा है, पुष्कर, चंपा, धार जैसे राज्यों को अपने अधीन किया। अब देखो सब जो है दूर दूर तक फैले हुए। पुष्कर, धार मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाता था, काठियावाड़ गुजरात के अंदर आ जाता था, आबू भी उस तरफ चला गया, अजमेर ये सेंटर वाला जो है ये है। तो इन्होंने बहुत सारा जो है क्षेत्र जीत के दिग्विजय की नीति अपनाई। मेवाड़ के शासक समर सिंह को इन्होंने परास्त किया। 1291 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी 1290 में आक्रमण करता है झाइन के दुर्ग पे, ठीक है, झाइन के दुर्ग पे। और झाइन का जो दुर्ग है इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ध्यान रखना कि रणथंभौर को जीतना है तो पहले झाइन पे आक्रमण करना पड़ेगा, तो रणथंभौर की कुंजी इसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे झाइन के दुर्ग पे गुरुदास सैनी, कौन, गुरुदास सैनी जो है इस दुर्ग का रक्षक था, यहाँ पे दुर्गपाल था, वो यहाँ पे था। तो जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष करते हुए गुरुदास सैनी जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और झाइन के दुर्ग को जीतने के बाद में रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाता है। और फिर खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे जैसी बात करता है कि जब जीत नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हैं। और फिर कहता है कि ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कोटेशन किसने कहा है, जलालुद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन की चाचा जलालुद्दीन खिलजी था। ध्यान है वो जलालुद्दीन खिलजी दरबार में बैठा हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शुतुरमुर्ग लेके आता है। आपने मुझसे शुतुरमुर्ग का पंख मंगाया था, मैं पूरा शुतुरमुर्ग लेके आया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में दामाद भी बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। देखी दो ही थे भी पिक्चर है, पिक्चरों में ये चीजें बताओ, बाकी हकीकत में शुतुरमुर्ग लायो कि नहीं लायो कि ध्यान कौन। तो यह चीज है। तो जाहिन का दुर्ग और उसके बाद में रणथंभौर के दुर्ग पे आक्रमण किया। खूब 1296 के समथिंग का टाइम पीरियड था कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासक बन जाता है। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब राजस्थान का सारा शासकों ने रान दिया, मतलब परेशान कर दिया। और संघर्ष करियो, देखो एक तो मेवाड़ में आक्रमण करियो, और रणथंभौर में आक्रमण करियो, और जालोर में आक्रमण करियो, और सिवाना में आक्रमण करियो, यानी कि बहुत परेशान करिया किने? पूरा ही राजस्थान का शासक ने नाक में दम कर गालियो है। तो यह अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा। ले स्क्रीनशॉट देखो, अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष और विश्वास का था। अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच वैमनस्य के कारण क्या थे? एक तो साम्राज्यवादी नीति होती है, किसी भी कोई भी राजा आपस में लड़ाई करते हैं, यानी कि अपना शासन बढ़ाने के लिए लड़ाई करते हैं, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात साम्राज्यवादी नीति। दूसरी बात कि रणथंभौर जो है दिल्ली और गुजरात के रास्ते में आता था, जालोर भी आता था ऐसे ही, ठीक है, तो ये भी चीज है। तीसरी बात कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मतलब रानी थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना मराठन। क्या था नाम उसका? चिमना मराठन। और चिमना मराठन जो है, चिमना मराठन, और इसका अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मोहम्मद शाह, जो मंगोल हुए, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया, मंगोल सैनिक थे ये, इसका सेनापति था। तो इसके जो है चिमना मराठन की और इनकी जो है सेटिंग होगी, मोहम्मद शाह और इनकी, चिमना मराठन की, इनके प्रेम प्रसंग चल गया और ये चिमना मराठन को लेकर भाग गया। अब बताओ किसी राजा की रानी को कोई सेनापति लेके ही भाग जाए तो निश्चित रूप से उसके तो भाई स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो वहां पे जो है वो लेके कहां भागा पता चला? तो हमीरदेव भाई साहब इतने दयालु के शरणागत की रक्षा वाले, ये चला गया सीधा हमीरदेव चौहान के शरण में। और हमीरदेव चौहान से अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यार मेरी पत्नी लेन भाग्यो है राजा जी, इन पाछो दे दो मन, मैं इनसे सजा दूं। हमीरदेव क्या कि ये मेरी शरण में नहीं आया होता ना तो तुम्हें दे देता, लेकिन हमीरदेव भैया शरणागत के लिए अपने प्राण दे सकता है लेकिन शरणागत को नहीं दे सकता। पाछा जाओ, आने प्रेम प्रसंग चाल रही हो दोनों ही राजी है तो की नहीं कर सके। हमीरदेव उल्टा अलाउद्दीन कह दियो तो दिखती बात है कि युद्ध हुणो है। तो एक कारण ये भी है कि इन्होंने जो है मंगोल विद्रोहियों को शरण दी थी। तो यही चीज आपके आरबीसी में लिखा है, हमीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह और केहब्रू भी ध्यान रखना, और भी थे दो चुक, इलचिक विलचिक ऐसे आए थे, शरण दी और उन्हें अलाउद्दीन को सौंपने से इनकार कर दिया। 1299 के अंदर जो है खिलजी की तुर्क सेना को हमीर ने पराजित किया। खिलजी की तुर्क सेना को 1299 में पराजित भी किया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और 1301 के अंदर 1301 में ये युद्ध होता है। अब ये जो देखो ये संघर्ष चला है, इसके अंदर देखो एक तो रणमाल, रतिपाल, एक भीम सिंह और धर्म सिंह, ये सब सैनिक थे किसके? अपने हमीरदेव के सैनिक थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। इसमें से एक को अंधा भी करवाया। तो ये पूरी स्टोरी आप लोगों को देखनी है ना। तो अब ये देखो भीम सिंह धर्म सिंह वाली स्टोरी वगैरह पे कैसे क्या हुआ था, है ना। तो ये आप सर्च करना यदि आप देखना चाहते हो। एक क्लास मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, इसमें नहीं करवाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। स्टोरी है वो, सिर्फ स्टोरी सुननी है आपको। तो जिसको सुननी है से लिख के सर्च करना, रणथंभौर के चौहान जीजीडी, उसमें आ जाएगी आपके सामने। 3-4 बार मैंने पढ़ा रखी है, 3-4 बार मजे लेके पढ़ाई पूरी, तो वो देख लेना। जिसको देखो यूट्यूब पे है क्लास, मैं सर्च करके देखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे लगेंगे, यूट्यूब पे ही है, देख लेना ताकि आप लोगों के मन में नहीं रहे। तो भीम सिंह धर्म सिंह वाली स्टोरी है, चिमना मराठन वाली है, उसमें भी बढ़िया तरीके से बताइए थे, बट देख लियो, ठीक है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा टू द पॉइंट आ जाते हैं, क्लास वैसे ही लंबी हो रही है। तो 1301 में जो है अलाउद्दीन से संघर्ष होता है, स्वयं आक्रमण करता है अलाउद्दीन, और तब जो है हमीरदेव चौहान युद्ध जीत नहीं पाते हैं, वहीं पे केसरिया करते हैं, और पीछे रंग देवी जो हमीरदेव की रानी होती है उनके नेतृत्व में जौहर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो उसने छल कर दिया था, छल में कौन थे? गद्दार थे रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल को शासक बनाने का लालच दिया और खुद की तरफ मिला दिया। इस छल के साथ जो है ये इस युद्ध को जीतता है। बाद में क्या हुआ कि बाद में जब हमीरदेव तो वीरगति को प्राप्त हो गए, यहाँ पे जौहर भी हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ अधिकार भी हो गया, पीछे बचे मोहम्मद शाह बचा, रणमल रतिपाल बचे। रणमल रतिपाल को तो इसने तुरंत ही खत्म करवा दिया कि जो अपने राजा का न हो सका वो मेरा क्या होगा। आज तुमने उसके साथ गद्दारी की है, कल मेरे साथ गद्दारी करोगे।
तो ये फिर उसने जो है उनको मरवा दिया। मोहम्मद शाह को बुलाया, मोहम्मद शाह लाहौर, मोहम्मद शाह को बुलाया और मोहम्मद शाह को कहा क्या बता तू उद्धार तो करिए, देख मौत तो तेरी निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी इसे कहता है, मैं तेरे देखना चाहता हूँ तेरे मन में क्या है, क्या यदि मैं तुझे छोड़ दूं, मैं यहां से चला जाऊं, तो तू क्या करेगा? मोहम्मद शाह के सबसे पहले तो तेरे को मारूंगा, उसके बाद में हमीर देव के पुत्र को जो है यहाँ का शासक बनाऊंगा, क्योंकि उसने जो है भाई मेरे को शरण दी और मेरे कारण जो है वो इतने वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन मेरे को जो है उन्होंने आंच नहीं आने दी। तो अलाउद्दीन भाई खुश भी होता है कि भाई साहब है तो खतरनाक आदमी, और फिर बाद में मरवा भी देता है कि जब तू मेरे को ही मार देगा तो मैं तेरे को मार देता हूँ पहले ही। तो ये चीज हुई थी, ये ध्यान में रखना। परिणाम क्या हुआ कि हमीर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर किया, और एक पद्मला तालाब है उसके अंदर कूद के जो है इनकी राजकुमारी, इनकी जो पुत्री थी, उसने वहां पे अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए यहाँ पे कई इतिहासकार जल जौहर का जिक्र करते हैं। रंग देवी ने तो अग्नि जौहर ही किया था, इनकी पुत्री ने पद्मला तालाब के अंदर कूदकर अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हमीर अपने हट यानी कि दृढ़ निश्चय कह दिया कि नहीं दूंगा, मैं मोहम्मद शाह को नहीं दूंगा, अपनी हट के लिए जाने जाते थे, या हमीर हट, इसलिए अभी भी कहते हैं हमीर हट बहुत खतरनाक होती है। दृढ़ निश्चय और शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। इनके समय में ग्रंथ भी ध्यान रखने, हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी का ग्रंथ है, हमीर रासो जो जोधराज का ग्रंथ है, और हमीर हट जो चंद्रशेखर का ग्रंथ है, ये प्रमुख ग्रंथ है। और इनके बारे में कहा जाता है कि सिंह समान सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार, और तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न तुझे बार। क्या सिंह एक बार ही गमन करता है, सदपुरुष के वचन एक बार ही कहे जाते हैं, और कदली यानी केले के ऊपर एक बार ही फल आते हैं, तिरिया तेल यानी कि स्त्री को एक बार ही तेल चढ़ता है, फिर शादी होती है, और हमीर हट एक बार चढ़ गए तो दूसरी बार कोई सुनवाई नहीं है, ये चीज कही जाती है। क्या सिंह गमन सदपुरुष वचन तिरिया कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ऐसी चीजा है। ठीक है, जे बात ले स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े, जालोर चलते, चलो देखो जालोर के चूहा। अब देखो जालोर दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने के मार्ग पर स्थित था, यानी कि दिल्ली वालों के लिए भाई सब चुनौती। और कन्नड़ देव भाई यहाँ का जो शासक था वो बहुत खतरनाक। वो क्या करता कि यहाँ से जैसे इनकी दिल्ली वालों की सेना जाती, जो लूट का माल लेके आती, वो इनको ही लूट लेते, सैनिकों को मारते और है, और कहते और क्या मैं भूत चिकन और इनको मूर्ति भंजक को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, यानी कि जो ये जो मूर्तियों को तोड़ते हैं और गौ मांस खाते हैं उनको मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ऐसी बात भी कहते हैं। तो ये देखो इसके मार्ग पे स्थित होने के कारण राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। जालोर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने की है 1181 के अंदर। किसने की है? कीर्तिपाल ने की है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसा करते हैं अपन, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे जालोर के जो है भाई शासक, आप लोगों को मैं देखता हूं कि आजकल जो है बहुत ज्यादा इनका क्रम पूछा जा रहा है जालोर के शासकों का। फिर बाद में जो है जब मैंने हालांकि ये पढ़ा है सारे के सारे, लेकिन फिर बाद में जो मैं मीम्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तब लगता है वो कोई कई जने जो है ऐसे बनाते हैं, पहले तो रावण की हंसी हंसेंगे हा 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 हा, फिर वो जो म्यूजिक बजी गया, अरे टाबरो पढ़ लियो रे, पहला ढंगू पढ़ लियो तो यार नाटक नहीं करना पड़ा थे, देखो पहला कि कट कट की चीज पढ़ाई होती है, पढ़ो तो हो बने इंस्टाग्राम में रील आई स्क्रॉल करो, और भी के बाद में थान लागे कि इंस्टाग्राम में सामग्री हूं थे पास हो जाओ, कौन हो सको ये पता यही करना पड़ी या 4 दिन लोग कॉमेडी देखेंगे उसके बाद में दाव जाएंगे, अरे कोई नरेगा में नहीं लगा ला थान देख लियो आजमान कदी ढंगू पढ़ लो तो कहे कि जानकारियां काम आएगी। हाँ अटे अटे आ चीज पढ़ा बेटी, मैं गारंटी के साथ कह सकूं कि जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं कभी भी जीवन में असफल रह जाए वो नहीं हो सके, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर, वो कहीं ना कहीं सफल जरूर होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो है जीवन जीने के गुर भी सिखाए जाते हैं। तो सब पहले तो आपने क्या ध्यान रखना है कि देखो अपने जो है क्रम ध्यान रखना है। तो क्रम के अंदर ध्यान रखो कि कीर्तिपाल जो है सबसे पहले शासक जो है कीर्तिपाल, आपको ध्यान रखना है। कीर्तिपाल के बाद में जब क्रम पूछ ले तो फिर ध्यान रखना कि समर सिंह हुए, फिर कौन हुए आपके समर सिंह हुए, फिर ध्यान रखना उदय सिंह हुए। अब उदय सिंह कौन? उदय सिंह सोनग्रा कहा जाता है इनको, ध्यान रखना उदय सिंह सोनग्रा कहा जाता है, ये इसी तरीके से क्रम पूछते हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है कि चाचिक देव हुए, कौन हुए? चाचिक देव हुए, देख लेना ये क्रम से सवाल बना हुआ है। फिर ध्यान रखो सामंत सिंह हुए, कौन? सामंत सिंह हुए, और फिर हुए हैं कन्नड़ देव, कन्नड़ देव हुए। ठीक है,
इस तरीके से जो है ये क्रम ध्यान रखना है, ताकि फिर बाद में जो है ही हाहार नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अब हम पाछा हटे। सॉरी, देखिए ये महत्व मैंने बता दिया। अब कान्हड़देव चौहान पे आ जाते हैं। ठीक है, कान्हड़देव चौहान, कान्हड़देव जालोर के चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा हुए, सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा हुए। अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष के क्या क्या कारण है? एक तो रास्ते का विवाद, क्या भाई रास्ता यहां से निकलता, खिलजी की सेना जब गुजरात आक्रमण के लिए जा रही थी, गुजरात आक्रमण के लिए जा रही थी, नुसरत खां और ये जा रहे थे यहाँ से, 1299 के समय की बात है। तो यहीं से जब ये गुजर रहे थे, तब रास्ता देने से लेकर कान्हड़देव के बीच इनका विवाद हो गया। फिर एक बार तो अलाउद्दीन ने कहा कि एक बार तो अपने जैसे तैसे करो, गुजरात वाला ज्यादा संघर्ष महत्वपूर्ण है, बाद में कान्हड़देव के बारे में सोचेंगे कि क्या करना है। फिर देखो सम्मान की रक्षा की बात है। 1305 में सुल्तान ने सेनानायक ए नूर मुल्क मुल्तानी को भेजा। ये यहां से पूछते हैं 1305 में सबसे पहले जो है किसको भेजा? तो ए नूर मुल्क मुल्तानी को भेजा है समझाने कि कान्हड़देव दिल्ली दरबार गए। इन्होंने समझाया जब दिल्ली दरबार गए, लेकिन वहां का माहौल उनके स्वाभाविक स्वाभिमान के विरुद्ध होने के कारण वापस लौट आए। जब उनके ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, वापस आ गए कि भाई यहाँ पर है कामरू, बात नहीं है कि ये तो हमारे आत्मसम्मान के साथ में समझौता है। विवाह प्रस्ताव, इतिहासकार नैन्सी के अनुसार युद्ध का एक मुख्य कारण कि जब ये कान्हड़देव जब दिल्ली दरबार गए थे, तो इनके साथ में इनके पुत्र वीरमदेव भी गए थे। और वीरमदेव के बारे में कहा जाता है कि उस समय यदि कोई युवती वीरमदेव को देख ले तो अपने आप उनके ऊपर जो है आसक्त हो जाएगी, मोहित हो जाएगी, इतनी जबरदस्त उनकी कदकाठी है। और रूपाला बिल्कुल मेरे जड़ा, तो मतलब कोई देखे तो मतलब यूं लाग जाएगा, हाँ भाई यह तो बहुत जबरदस्त है। तो बिंगे हिसाब वो जो है वीरमदेव आसक्त होगी कौन? फिरोजा। और फिरोजा चाहती थी वीरमदेव से विवाह करना। वीरमदेव कौन चाहता? वीरमदेव के मैं विधर्मी के साथ में विवाह नहीं कर सकता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रिश्ता भेजा कि भाई फिरोजा से शादी कर लेते हैं, अपने पीछे जो भी हुआ अपन भूल जाएंगे। वीरमदेव ने मना कर दिया, कान्हड़देव मना कर दियो। ठीक है, तो कान्हड़देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना, ये कुछ कारण है किस चीज के कि इनके बीच में संघर्ष क्यों हुआ। ठीक है, ले हो स्क्रीनशॉट। चलो टावरो देखो, अब वो तो मैं बता दिया था ना। अब देखो क्या होता है युद्ध और आक्रमण के अंदर सिवाना की विजय। सबसे पहले 1308 के अंदर जो है सुल्तान ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। मतलब जालोर के अधीन था सिवाना। सिवाना एक तरीके से इनकी शरण स्थली था। ठीक है, सिवाना पर अधिकार किया और इसका नाम खैराबाद रख दिया। क्या रखा? खैराबाद। कमालुद्दीन गुर्ग, गुर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ देखे तो उस समय भेड़िया होता है। ठीक है, तो कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रतिनिधि बनाया। कमालुद्दीन गुर्ग को ही भेजा था यहाँ पे 1308 के अंदर, और यहाँ पे सिवाना को जो है जीत लिया जाता है। सिवाना की रक्षा उस समय सातल देव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? यहाँ पे सातल देव। सातल देव वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो जालोर का घेरा जो है ये 1311 में डालते हैं। अलाउद्दीन ने स्वयं जालोर के किले को घेरा और शुरुआत में उसे यहाँ पे सफलता नहीं मिली। और सिवाना के बारे में बताऊं कि सिवाना का दुर्ग जो है चट्टान पे खड़ा हुआ, खड़ी चट्टान पे बना हुआ दुर्ग है। इसको ऐसे ही नहीं जीत पाए थे, तो इन्होंने क्या किया कि सामने मिट्टी का एक ढेर बनाया जिसे पार्श्विक कहते थे। उसके ऊपर से जो है वहां पे अपने तोप वोप के गोले छोड़ छाड़ के फिर जो है इनको जीतने का प्रयास किया। तोप के तो नहीं, मतलब वहां पे उस समय ये तोप खाना और ये तो बाबर लेके आया है मुख्य रूप से। तो वहां पे जो है इन्होंने जीतने का प्रयास वहां से पूरे उसके पैरेलल में लाके और फिर किया है। विश्वासघात और पतन में देखो, विश्वासघात कान्हड़देव के एक दहिया सरदार बीका ने, यहाँ पे इनके यहाँ पे एक दहिया सरदार बीका था जिसने गद्दारी की यहाँ पे और लालच में आकर किले का गुप्त मार्ग बता दिया। अब देखो जालोर का दुर्ग ऐसा है जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि इसके दरवाजे कोई भी विदेशी आक्रांता नहीं खोल पाया और बहुत मजबूत। तो किले की घेराबंदी डाल के जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना बैठी है, खोल ही नहीं पा रहे हैं। अब यूं तो कह गए अलाउद्दीन खिलजी के लारे पर दिल्ली सल्तनत लूट जा ही रहा है, बैठा रहा राजस्थान में ही तो है, राजस्थान में उलझा रह जावा, लारे कोई दिल्ली लूट ले तो क्या कुछ ना कुछ तो तोड़ करना पड़ेगा, कूटनीति से काम लेना पड़ेगा। तो क्या गद्दार को ढूंढो, कोई ना कोई तो होगा ऐसा जिसे शासक बनने का लालच हो, पैसों का लालच हो, कोई तो यहाँ पे जो है ये बीका मिल गया। तो बीका को अपनी तरफ मिला दिया कि तुझे राजा बनाएंगे ऐसे कह के। तो बीका ने एक पोल बता दी। पोल ये बताई कि जालोर दुर्ग के जो है दीवार एक कच्ची है और एक राई का जो है पौधा है वही ऐसा है जो रातों रात उग जाएगा। तो आप रात को राई बिखेर दो, सुबह उग जाए तो समझ लेना कि ये यहाँ से आप तोड़ के अंदर घुस सकते हो। तो उसने ये पोल बता दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा करवा दी कि जो है जो मुझे राय देगा उसके बदले में उसको सोना दिया जाएगा, ये वो। तो जो है उस समय राय मिल गई, बिखेर दी, काम हो गया।
सुबह देखा कि भाई लंबी लाइन लगी हुई है राई लेके लोगों की, है कोई कट्टे भर के लेके आया, कोई गाड्डे भर के लेके आया है। सुल्तान पूछे अलाउद्दीन के क्या भाई ये सब लाइन लगाने क्यों उभा है, तो क्या कि राई लेना आया है थे राते घोषणा करी जन पे क्यों राई और अभाव राते भी तो है, यहाँ से जो है कहावत बनी है। तो 10वीं की किताब के अंदर आपके ये दे रखा है कि दैया सरदार बीका ने लालच में आकर किले का गुप्त मार्ग बता दिया सुल्तान को, और जो है इस विश्वासघात के कारण दुर्ग पर तुर्कों का अधिकार हो गया। कानड़ देव वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और किले की महिलाओं द्वारा अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर किया गया। और देखो किले का नाम बदल के रखा गया जलालाबाद, क्या रखा जलालाबाद। और वीरम देव का क्या हुआ, तो वीरम देव भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। जब फिरोजा को पता चला कि वीरम देव तो वीरगति को प्राप्त हुए, तो फिरोजा उनकी जो है शीश को, कटे हुए शीश को लेकर यमुना नदी के अंदर कूद जाती है और खुद भी अल्लाह को प्यारी हो जाती है। इसको कहते हैं प्रेम, ठीक है। हाँ भाई फिरोजा ने खुद की तरफ से सच्चा प्रेम किया था। वीरम देव जो है अपनी धर्म के ऊपर टिके हुए थे, अपनी जो है राज्य के उनके स्वाभिमान के ऊपर टिके हुए थे, बाकी दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे। ये इनको प्रेम हो गया और इसके ये तो ये परिणाम हुआ था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। और इसी के साथ आपके चौहान वंश जो है मैंने अकॉर्डिंग टू आरबीएसई आप लोगों को क्लियर करवा दिया, एक भी शब्द पीछे नहीं छूटा। नोट्स मेकिंग पैटर्न, यानी कि देखो पढ़ोगे तो आप भी पढ़ लो चाहे 10वीं की किताब, लेकिन समझ ही नहीं आता कि सवाल कहां से बनेगा, कैसे याद करें क्या चीज। और अब ये पढ़ोगे तब लगेगा सवाल यहीं से बनेगा, और यही चीज है। अब भी ये बैच चलते चलते लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है, जितनी क्लासें मैंने इस बैच में से पढ़ा दी और उसमें से जो सवाल बने हैं पूछ कर देखने की जरूरत नहीं है, पेपर सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, आप मिलान करके देख लो कि यदि एक भी लाइन या एक भी शब्द आप लोगों के इधर से उधर हो जाए तो बता देना, जितनी क्लासें पढ़ाई। तो इमेजिन करो कि जब ये बैच पूरा हो जाएगा, 10वीं की किताब पूरी हो जाएगी, 9वीं की किताब पूरी हो जाएगी, 6ठी से 8वीं हो जाएगी, तो उसके बाद में क्या पीछे शेष बचेगा, कुछ भी नहीं। और अपना टारगेट 3 महीने के अंदर अपन इसको पूरी कर देंगे, ताकि बाद में सीईटी के जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो भी मुझे करवाने हैं, रीट के सब्जेक्ट करवाने हैं, बहुत सारी प्लानिंग आप लोगों के लिए कर रखी है। लेकिन बेटा रहना सीरियस है और रहना नियमित है। ये इंस्टाग्राम के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत, नहीं तो खराब हो जाओगे। क्योंकि अब देखो सोशल मीडिया पे खराब होने वाली चीजें ज्यादा है, ज्यादा एआई कंटेंट भी आप लोगों के काम का नहीं है, किताबें और विश्वसनीय शिक्षक ही आप लोगों के ज्यादा काम आने हैं। बाकी तो जो है दिग्भ्रमित होके आधा ऐसे कंपटीशन आप लोगों के कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब जो है ऑफर इस पे भैया खत्म हो चुका है, ऑफर खत्म। फिर भी ये 275 अब मेगा कॉम्बो की रेट ये रहेगी, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अब जब जचे जब कर लेना, लेकिन ये भी है कि अब इसके बाद भी सोल्ड आउट हो जाएगी फिर भी आप अगर चूके भी हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। स्कूल व्याख्याता की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है, वरिष्ठ अध्यापक की दे रखी है, वनपाल की दे रखी है, एलडीसी की दे रखी है, ठीक है। तो भाई साहब मोस्ट ऑफ एग्जाम के आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन उपलब्ध करा दिए, इनसे प्रैक्टिस करो और अपने आप को इस रणभूमि में आगे रखो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक भाई। आगे बात समझ तो बचे आज की क्लास अटैच संपन्न करा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।